हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आरपी सिंह देव। आज जो टॉपिक रखने वाले हैं वो डिमांडेड टॉपिक है एक तरीके से, ठीक है। डिमांडेड टॉपिक किसी कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट से नहीं है, करीब 100 से 150 स्टूडेंट का डिमांड रहा कि सर ये टॉपिक हमारा क्लियर कर दो। इस टॉपिक को मैं इस तरीके से क्लियर करने वाला हूँ कि आप दोबारा कभी रिपीट नहीं करेंगे लाइफ में, इतना ज़्यादा इसके बारे में मैं बता दूंगा। न्यूट्रिशन समझेगा। न्यूट्रिशन डायरेक्टली मतलब क्या है न्यूट्रिशन का, मैं आपको समझाऊं। देखिए, न्यूट्रिशन का मतलब है कि आप कोई एक ऐसा प्रोडक्ट लेते हैं, जिससे आपको एनर्जी मिलती हो। आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लेते हैं जिससे आपको क्या मिले, एनर्जी मिले। तो क्या सभी ऐसे प्रोडक्ट जो हमें एनर्जी दें, क्या वो न्यूट्रिशन में काउंट होंगे या न्यूट्रिएंट में काउंट होंगे? ना, ऐसा नहीं है। बात समझिएगा, एनर्जी देने वाले और एनर्जी ना देने वाले दो अलग तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास जो हम खाते हैं, उन्हें न्यूट्रिएंट कहते हैं। यहाँ जो प्रोडक्ट होगा वो आपके सामने न्यूट्रिएंट होगा, ठीक। तो हमारे पास लगभग 5 टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं मेन जो है, नहीं तो लिखने को तो हम काफ़ी सारे लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, बट हमें 5 मेन है। फर्स्ट आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट, है ना, जैसे हम कार्ब्स भी कहते हैं। सेकेंड यू हैव प्रोटीन, एंड देन यू हैव द फैट, इसे हम लिपिड भी कह सकते हैं। देन विटामिन, लोग विटामिन भी कहते हैं, विटामिन, ठीक, विटामिन्स भी कहते हैं। देन मिनरल्स, अच्छा एक और लिखूँ कुछ, पानी, अच्छा और लिखूँ, रोहेजेस, लिखने के लिए बहुत सारे लिख सकते हैं। बेसिकली 5 हैं तो मैं वाटर हटा दे रहा हूँ। क्लियर हो गया? इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या है, मैं कलेक्ट कर रहा हूँ 3 चीज़ें। एक मेरे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा मेरे पास क्या है, प्रोटीन, तीसरा मेरे पास है फैट। ये 3 चीज़ें हैं मेरे पास। अब ये तीनों मुझे क्या देंगी, एनर्जी देंगी। एक वर्ड आपके सामने आएगा जो आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे डॉक्टर के थ्रू, लेकिन अलग प्रोसेस है, एनर्जी। तो ये तीनों आपको एनर्जी क्या है, गिविंग करते हैं। ये क्या करते हैं, एनर्जी गिविंग एजेंट्स हैं। ये कौन है, एनर्जी गिविंग एजेंट्स। ये आपको एनर्जी देंगे ही देंगे, लेकिन ये तीनों आपको एनर्जी देते हैं कंप्लीट 100%। कितना, 100%। मैं इसे रियल में 99% समझता हूँ। क्यों? बिकॉज जो बाकी चीज़ें हैं, एक आपके पास विटामिन और दूसरा मिनरल, ये आपको लगभग 1% में काउंट हो जाते हैं। तो कितनी परसेंटेज होगी वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। अगर लिखूँ तो 0.2 से 0.3, मिनरल 0.467 और पानी जो है वो 0.12 करता है। तो अदर्स को काउंट करेंगे तो लगभग आप कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली कि 1% हमें अदर से जो है मिलती है एनर्जी। यहाँ पर आप 100% एनर्जी जो आप बोल रहे हैं वो 3 चीज़ों से आपने कही है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एज वेल एज फैट। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई थाली है और आप ऑर्डर किए हैं 100, 150, 500, 1000 की कोई ऑर्डर की, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, मस्ट है। अगर ऐसा है तो आप कह सकते हैं कि आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, बैलेंस डाइट। आपने सुना होगा ना, डॉक्टर कहते हैं कि बैलेंस डाइट लें। तो बैलेंस डाइट का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये तीनों चीज़ें एक बार में शामिल होनी चाहिए। तो ऐसा होने से हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास गिविंग एजेंट है, कौन से, जो एनर्जी हमें दें। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जो हमें एनर्जी देते नहीं हैं, जनरली हमें एनर्जी नहीं देते, लेकिन जब एक अच्छे लेवल पर पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि वो भी कुछ परसेंटेज में देते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, इसे मैं 1% में काउंट कर लेता हूँ कि मुझे 1% में एनर्जी देंगे। बट हम इसे काउंट तो यहाँ कर रहे हैं, बट आप एनसीईआरटी का डाटा पढ़ेंगे तो एनर्जी देने वालों में इसको काउंट नहीं किया गया है। तो आप बोल सकते हैं कि नॉट गिविंग एनर्जी, आपको ये एनर्जी नहीं देने वाले। अच्छा, इसका भी कोई रीज़न है क्या, कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये कैसे हैं, ऑर्गेनिक है। ये क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है। और आप जानते हैं कि दुनिया में जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा वो आपको एनर्जी देगा ही देगा। बात तो क्लियर हो जाती है। तो हमारे पास विटामिन्स और मिनरल्स हैं, ये हमको एनर्जी नहीं दे सकते हैं, तो इसमें इनऑर्गेनिक कहेंगे। आप इसे क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक आपको एनर्जी दे नहीं सकता है, देगा नहीं। अच्छा, क्यों नहीं देता है इसको, क्योंकि विटामिन्स वास्तव में एनर्जी इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि प्रोटीन का सब्स्टिट्यूट है। विटामिन का काम बताता हूँ। तो आज का जो टॉपिक होगा वो विटामिन है। कौन डिस्कवर किए, क्या काम करता है, मैं सब बताऊँगा। टॉपिक लिख दूँ, टॉपिक आ गया आपके पास, विटामिन। देखिए, विटामिन है क्या, विटामिन को 2 वर्ड्स में आप क्लासीफाइड कर सकते हैं। लोगों क्या समझ में ये है कि विटामिन खाने से ऐसा हो जाएगा और विटामिन खाने से वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। मैं आपको बताता हूँ विटामिन क्या है, इसको आप 2 वर्ड्स में तोड़ लें। इसे बोलते हैं विटेल और प्लस एमाइन। विटेल प्लस एमाइन। विटेल का मतलब होता है कोई चीज़ एसेंशियल है। कोई चीज़ क्या है, एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होगा कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा
नीडी है, कोई किसी चीज़ की आपको आवश्यकता बहुत है, नीडी हो गया। दूसरा एमाइन, एमाइन एक्चुअल में प्रोटीन का ही यूनिट होता है, इकाई है, किसका? प्रोटीन का। तो प्रोटीन की इकाई बहुत छोटा कोई प्रोटीन ना, उसको एसेंशियल हुआ आपकी बॉडी के लिए, तो इस तरीके का प्रोटीन जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है उसे हम विटामिन या विटामिन कहते हैं। अपना अपना लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन है। क्लियर हो गया हमारी बात? अच्छा, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है, डायरेक्टली समझा दूं तो इसका फंक्शन क्या है कि हमारी बॉडी में प्रोटीन, समझिएगा, और दूसरा कार्ब्स, और थर्ड आपके पास फैट, इन तीनों चीज़ों को एट राइट प्लेस पर पहुंचा देना और कैटालिस्ट कर देना। कैटालिस्ट आप समझते हैं कि रिएक्शन को बढ़ा देना और रिएक्शन को घटा देना, ये काम है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि मैंने प्रोटीन खाया, कुछ भी खाया मैंने प्रोटीन खाया, या सपोज टू कर लीजिए मैंने कार्ब्स खाए, कार्बोहाइड्रेट, या मैंने फैट खाया। तो अब जब तीनों चीज़ें खाते हैं तो अगर आप उसके साथ में विटामिन्स ले लें, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सही जगह में पहुंच जाएगा, और सही जगह में पहुंचने के बाद उसकी रिएक्शन इतनी तेज़ हो जाएगी कि वो हमें अगर 6, 10, 12, 10 घंटे के बाद कोई हमें एनर्जी देने वाला था तो इंस्टेंट एनर्जी देगा। तो मेरे पास बाई चांस आज एक चीज़ है जिसे हम इलेक्ट्रॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉल पर आप सही से पढ़ेंगे तो इसके प्रिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है और इसके नीचे एक वर्ड लिखा, इंस्टेंट एनर्जी गिविंग सोल्यूशन। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो इंस्टेंट एनर्जी देता है। इसका मतलब इसमें दो चीज़ें बड़ी भरपूर मात्रा में है, एक है विटामिन और दूसरा है मिनरल। तो विटामिन और मिनरल जब भी आप किसी भी चीज़ के रूप में लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों आपको सही प्लेस पर जाकर भरपूर एनर्जी देते हैं। मेरी बात समझ में आ गया? आपने कुछ खाया और उसने उतनी एनर्जी दे दी उसको जितना देना था, तो विटामिन को पुश करने से होता ही है। जैसे आप विटामिन B1 खा लें तो स्किन खराब नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं कि विटामिन लेने से मेरे को एनर्जी मिलेगा ना, ऐसा नहीं है। विटामिन लेने से ये होगा कि जो स्किन को देखने वाली एनर्जी है उसको वहीं तक पहुंचा दिया जाएगा, वो विटामिन पहुंचाएगा। बात समझ में आ रहा होगा? मेरे को हेयर्स के लिए कोई प्रोटीन चाहिए, तो वो प्रोटीन वहाँ पर काम करे, एनर्जी अपनी दिखाए, तो पीछे से विटामिन को उसको पुश करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं कैटलिस्ट। रिएक्शन को बढ़ा देना और रिएक्शन को घटा देना विटामिन के काम होते हैं। मेरी बात समझ में आ गया होगा ना पूरी तरीके से विटामिन होता क्या है। विटामिन को डिस्कवर करने वाले एक साइंटिस्ट रहे हैं जिसका नाम है कैसिमिर, इसे लोग कैसमियर भी कह देते हैं। कैसिमिर इनका नाम है, फंक, और ये टाइम रहा है 1912 का। ये बात समाप्त हो गई। इससे ज़्यादा आपको विटामिन के स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं समझना है। अब विटामिन एक्चुअल में स्टार्ट होता है क्या है, देखो, अगर आप विटामिन को क्लासीफाई कर दें तो ये दो पार्ट्स में क्लासीफाइड हो जाएगा। कैसा? टोटल कितना है? टोटल जैसे A, B, C, D, E और K होने के लिए और भी है। सो वी हैव मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ द विटामिन्स which is very essential for our body at a different section and for the specially different type of an organ। अब बात समझिए, जैसे मैं कह दूं कि एक ऐसा विटामिन होता है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, एक ऐसा विटामिन होता है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। अच्छा, कौन हो जाएगा? आप पानी पीते हैं, एक बॉटल का बड़ी अच्छी कंपनी है बिस्लेरी, मैं भी उसी का पानी पीता हूँ मोस्टली। तो बिस्लेरी में दो वर्ड आ रहे हैं, B और C, आपको याद रहेगा। बिस्लेरी मतलब B और C, सारी जिंदगी के लिए याद हो गया अब आपको, क्योंकि बिस्लेरी तो आप पियोगे कभी ना कभी। B और C विटामिन्स वो विटामिन्स हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता फैट, एक होगा फैट डिसॉल्व। तो फैट डिसॉल्व वो विटामिन्स होते हैं जो B, C के अलावा हों। तो भाई B और C आप खत्म कर दिए, आपके पास बचा A, D, E, K। इसे हम अडैक के नाम से भी पढ़ लेते हैं, जैसा आपका मन करे। एक AD अडैक जैसा। हमारा तो मुद्दा ये है कि जो चीज़ जैसे है उसे वैसे ही याद करें, ज़्यादा शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं है। शॉर्टकट आप तभी मार सकते हैं जब आप लॉन्ग कट मार के आए, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि मैंने शॉर्टकट मारा कि लॉन्ग कट, नहीं समझ में आती है बात। ये हो गया तो B और C। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है जो बहुत बार पूछा गया है। क्या क्वेश्चन बनता है कि कोई B को ऐसे बताओ, जैसे समझ लेंगे तो B के अपने कॉम्पोनेंट्स हैं, कॉम्पोनेंट्स B के अपने ना कॉम्पोनेंट्स हैं, मतलब इसके घटक, इसके पार्ट्स हैं। जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, यहाँ तक पढ़ना होता है आपको। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता दूँ, B16, B17 पढ़ाने के लिए मैं B55, 55, 51 तक पढ़ा सकता हूँ। जब आपके काम की नहीं तो मैं पढ़ाऊँगा नहीं, काम की अगर होगी तो पढ़ाऊँगा, कमेंट में लिखेगा तो मैं बता दूँगा। ठीक है, चलिए आपको यहाँ तक ही समझना है। क्या है हमारे पास? B1, 2, 3, 5, 6, 9 और 12।
आज मेरा मानना है कि भाई 1 और 1 2 और 1 3 5 यहाँ तक तो हो जाना चाहिए, क्योंकि वास्ट है ये टॉपिक। तो बी के कंपोनेंट ये सब हमारे पास, तो इसमें कौन सा विटामिन है जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा? कांट डिजॉल्व इन वाटर। पानी में कौन सा विटामिन डिजॉल्व नहीं होता है बी कंपोनेंट में? तो आप बोलेंगे B12। सर इसका कोई रीज़न है क्या एंटीक? हाँ, इसका एक एंटीक रीज़न है। मैंने आपको क्वेश्चन को क्वेश्चन के हिसाब से समझाता हूँ, जिसके हिसाब से आपको आंसर के माध्यम से 2 क्वेश्चन अपना आप याद होंगे। देखिए, विटामिन B12 के जो सोर्स है, विटामिन B12 के जो सोर्स है वो है आलमंड। क्या है? आलमंड। आलमंड मतलब बादाम। तो बादाम में एक प्रोटीन है, बादाम में एक प्रोटीन होता है, उसको बोलते हैं एल्ब्यूमिन। याद रखिए, ये वो भी प्रोटीन है, बादाम में तो है, इसी के साथ साथ ये ब्लड प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है ये वाला प्रोटीन। तो शरीर की तो डायरेक्ट डिमांड हो गया। क्यों? अगर आप अपने ब्लड को तोड़ेंगे तो 2 हिस्से में टूटेगा, एक कॉर्पसल्स में जो 45% है और एक 55% ब्लड प्लाज्मा है। तो ब्लड प्लाज्मा में 8% के प्रोटीन में लगभग 5 से 6% प्रोटीन एल्बुमिन ही है। तो बहुत बड़ी एक रेंज लेके बैठा हुआ है। मेरी बात को धीरे धीरे समझते रहें। तो विटामिन B12 जो है उसका सोर्स क्या है? बादाम। और बादाम को आप ऐसा करो, बादाम को सीधे पकड़िए, ये आलमंड हो गया, विजुलाइज कर लेंगे, और इसे पानी में घोल दो। घोल के दिखाओ 1-2 साल में अगर घुल जाए। भाई हम पानी में बादाम को जब डालते हैं तो ऑस्मोसिस करता है। ऑस्मोसिस मतलब पानी पी लेगा, फूल जाएगा, बात खत्म। फटकर वो डिजॉल्व थोड़ी हो जाएगा, डिजॉल्व नहीं होता है। तो बादाम का रहा प्रोटीन जो कि जिसकी वजह से वो डिजॉल्व होता नहीं, इसीलिए B12 डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि सोर्स क्या है इसका? ये। तो B12 नाम की कोई चीज़ नहीं है एक्चुअल में, ये वाला प्रोटीन B12 को बिलोंग करता है, इसलिए हम B12 को नाम ले रहे हैं। क्लियर हो गया ना? बिल्कुल आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। डाउट कैसा कि वह रट्टाफिकेशन दिमाग में सेट नहीं होनी चाहिए। अच्छा आगे बढ़िए फिर आप, अब मेरी बात समझिएगा। B12 हो गया। चलो अब देखो यहाँ पर ना मैंने थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए ना पहले से कुछ लिखा हुआ है, मुझे ज़रूरत नहीं थी लिखने के लिए, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता चलें। B1, पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये हो गया। देखिए B1 का अपना खुद का एक केमिकल नेम है, B1 विटामिन। B1 विटामिन का अपना खुद का एक केमिकल नेम होता है, एग्जाम में पूछा जाता है केमिकल नेम, जिसे आप थायमिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? थायमिन। इसे आप थायमिन कहते हैं। इसके थ्रू मेनली होने वाली डिजीज को बोलते हैं बेरी। ये क्वेश्चन मैंने मतलब BSc करने वाले, MSc करने वाले, मेडिकल वाले स्टूडेंट सबसे पूछ के देख लिया, आज तक इसका आंसर तो डायरेक्टली कोई देता ही नहीं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बेरी क्या है, तो लोग बता तो देते, लेकिन प्रॉपर वे में उसको डिफाइन नहीं कर पाते। आधों को तो ये भी नहीं पता है कि भाई B1 से होता है बेरी कि B से होता है। तो B नाम की तो कोई चिड़िया है नहीं, तो B के खुद के जो कंपोनेंट्स हैं वो कलेक्ट होने के बाद B बनाते हैं। तो B से तो कोई बीमारी होती ही नहीं है, B1 से होता है। ठीक, तो बेरी है। अब बेरी है क्या? देखिए मैं ना आपको लिखता हूँ यहाँ पर एक चीज़। बेरी एक ऐसा डिजीज है जो स्किन को कोरिलेट करता है। स्किन को क्या करेगा? कोरिलेट करेगा। कोरिलेटेड है मीन्स स्किन पर होगा। अब स्किन पर 2 तरीके से हो सकता है कि वो एक्सटर्नल स्किन पर हो, जैसे आपको बाहर से दिख रहा है एक्सटर्नल, हो सकता है कि इंटरनल स्किन पर हो, ये आपको देखना पड़ेगा, लेकिन होता स्किन पर ही है। ठीक, या मैं कह दूं कि केवल स्किन से रिलेटेड जितनी भी डिजीज हैं वो B के कंपोनेंट की डेफिशिएंसी से ही होती है, मतलब B से होगा। जैसे B12 को कहूँ अगर आप बादाम खाते तो ऑयली स्किन हो जाती है, दिमाग तेज हो जाता है, हेयर्स आपके ठीक हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं स्किन के साथ ही कोरिलेशन है उसका। इतनी बात तो समझ में आ गया होगा, एक्सटर्नल और इंटरनल। बेरी क्या है? बेरी एक्चुअल में CNS को बिलोंग करता है, CNS और PNS। अब ये CNS और PNS क्या है मैं समझाता हूँ। ये आपका हो गया ब्रेन, ये हो गया आपका ब्रेन, और ये आपकी हो गई स्पाइनल कॉर्ड। क्या हो गया सर? स्पाइनल कॉर्ड। मेरुरज्जु कहते लोग, आपकी बैकबोन के अंदर एक फीता है, उसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं आप। ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया ब्रेन। इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को ही आप CNS कहते हैं। फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल और नर्व और सिस्टम। सेंट्रल क्यों बता रहे हैं? सेंटर में है। नर्व क्यों? बिकॉज यहाँ पर भी नर्व है, यहाँ पर भी नर्व है, और एक सिस्टम हो गया। तो यहाँ तो CNS तो हो गया, मतलब प्रभावित होता है, इम्पैक्ट और इफेक्टेड हो जाता है। बेरी होने का मतलब CNS क्या हो जाएगा? अनबैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनबैलेंस।
एक बात तो समझ में आ गई, ठीक है। दूसरी बात, अच्छा पीएनएस क्या है फिर, पीएनएस को समझिए। यहाँ जो आप स्पाइनल कॉर्ड बता रहे हैं, ये जो आप स्पाइनल कॉर्ड बता रहे हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया। स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन बॉडी के हर एक ऑर्गन से है, बॉडी के ऑर्गन से। तो ऑर्गन 1, ऑर्गन 2, ऑर्गन 3, ऑर्गन 4, ऐसे मान लीजिए हमारे स्पाइनल कॉर्ड है बैक साइड में, और इसका जंक्शन, इसका जो कनेक्शन है वो हाथ से भी है, आंखों से भी है, पूरी बॉडी से है। तो ये कनेक्शन जो होता है, इस कनेक्शन को हम बोलते हैं पीएनएस। ये कनेक्शन क्या है, इसे हम बोलते हैं सर पीएनएस। ये पीएनएस हो गया। अच्छा पीएनएस का मतलब क्या है, पेरीफेरल, पेरीफेरल और नर्व और सिस्टम, पेरीफेरल नर्व सिस्टम। मेरी बात सही से समझ में आ गई होगी। इसका मतलब क्या है कि इंसान में दो तरीके की दिमाग हैं, एक शरीर का दिमाग और एक दिमाग का दिमाग। जैसे मैं आपको नॉर्मली एक आइडिया देता हूँ, अगर आपको मैं डरा दूँ, चिल्ला दूँ अभी, और आप मेरे सामने हो, फिजिकली बॉडी आपके सामने बैठी है और मैं आपको डरा दूँ, तो क्या होगा, आप थोड़े डरेंगे तो थोड़े पीछे हटेंगे ऐसा, या कोई आपको मारे तो आप पीछे हटेंगे। तो ये कौन से दिमाग की बात है, ये पीएनएस की बात है। यहाँ जंक्शन स्पाइनल कॉर्ड और बॉडी में है। लेकिन अगर मैं आपको गाली दूँ जो कि पॉसिबल नहीं है, तो अगर मैं आपको कुछ बोलूँ या कोई एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लूँ कि आपका दिमाग चले उसमें, तो भाई आपको बॉडी हिलाने की ज़रूरत नहीं, आपका दिमाग ही चलेगा बस। दो रिएक्शन होते हैं ना बॉडी में, एक बॉडी रिएक्ट कर जाए और एक दिमाग रिएक्ट करे। तो जब दिमाग रिएक्ट करता है तो बॉडी को रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। समझ पा रहे हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, मिड कॉन्शियस। मिड कॉन्शियस के बारे में कोई नहीं समझाता। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दो के बीच का जंक्शन जो है वो मिड कॉन्शियस है। जैसे बॉडी और सोल, बीच में जीवात्मा, वहाँ मत जाओ, मेडिटेशन में चले जाओगे, ठीक है। वहाँ की क्लास किसी और दिन। मेरी बात समझ में आ गई, ये भी क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। तो सीएनएस पीएनएस दोनों चीज़ें समझ में आ गई। ऐसा होने से आपकी याददाश्त पर फर्क पड़ता है, ऐसा होने से आपकी याददाश्त, रिमेंबर पावर जिसे कहते हैं, रिमेंबर पावर। अब मुद्दा ये चल रहा होगा कि सर ये हुआ क्यों, मैंने ऐसा क्या खा लिया, मैंने ऐसा कर क्या दिया जो मेरे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। तो मैं बताता हूँ, तुम निकले बेईमान। कैसा कि तुमको मेडिकल में समझाया गया था एल्कोहल मत पीना। कैसी, एल्कोहल मत पीना। एल्कोहल पीने से, एल्कोहल अगर आप पिए तो आपका सीएनएस गया, आपका पीएनएस गया, मतलब आपकी याददाश्त चली गई। एल्कोहल पीने वाले व्यक्ति को 1, 2, 5, 10 साल में कुछ नहीं होता और फूल जाता है, वो खुश हो जाता है, क्योंकि जो नेगेटिव चीज़ होती हैं वो जल्दी टेस्ट में आती है, और जो बढ़िया चीज़ होती हैं उसको बहुत कुछ काम करने के बाद समझ में आता है कुछ किया। दोनों बातों में अंतर है। जैसे गाली देकर रिएक्ट जो है 1 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन उस गाली का जो इफेक्ट है उसे ठीक करने में हो सकता है आपकी ज़िंदगी निकल जाए। तो सही काम का टेस्ट हो सकता है 20 साल में आए, और जो गलत काम है उसका 2 सेकंड में आ जाएगा। दोनों की आउटपुट बिल्कुल डिफरेंट है। तो ब्रेन यही चीज़ों को समझता है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और मिड कॉन्शियस। अगर इतना बारीकी से चीज़ों को एनालाइज करोगे तो बहुत बढ़िया, ठीक है। केवल रट्टाफिकेशन किताब पढ़ने से कुछ होता नहीं है, इतना थोड़ा समझना चाहिए। एल्कोहल जो है, एल्कोहल में 2 हैबिट होती हैं। एक, एल्कोहल पीने से पहले आदत लगेगी कि मैं पीऊँ कि नहीं पीऊँ। एक वो कि आप पी लिए हैं, तो 2 आदत होती है, ठीक है। मैं ज़्यादा गहरे में नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। सीएनएस और पीएनएस, क्योंकि कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने कभी टेस्ट किया होगा, कुछ ऐसे होंगे जो एडिक्टेड होंगे। वीडियो सब तरीके का व्यक्ति देख रहा है, तो पीएनएस और सीएनएस दोनों तरीके के। हमारे सामने एक बहुत ही फेमस से टीचर बैठे हैं, वो कह रहे हैं हम तो सर पिए हैं, बोले हम तो पिए हैं। तो सीएनएस और पीएनएस 2 चीज़ें होंगी हमारे पास। तो ये दोनों हमारी इंटेलेक्चुअल जो इनके बीच का कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाता है, कहीं अनबैलेंस हो जाता है। तो एल्कोहल पीने से हुआ मोस्टली। एक और बीमारी मैं बताऊँ, एक और बीमारी बताऊँ, इसे बोलते हैं कार्डियोमेगली। कार्डियो और मेगाली। कार्डियोमेगली क्या है मैं समझाता हूँ आपको। देखिए कार्डियो जो वर्ड है वो केवल और केवल हार्ट के लिए यूज़ होता है ना। और मेगा जो वर्ड है, पढ़ ही रहे हैं आप इंग्लिश में, मेगा मतलब लार्ज, मेगा मतलब लार्ज। तो सीधी चीज़ जोड़ दीजिए, हार्ट का साइज बढ़ जाएगा। कहते ना कि जिगर फैल गया। अच्छा लोगों को ना जिगर समझ में आता, लोगों को यहाँ बोलते हैं मेरे जिगर में बहुत ताकत है। जिगर यहाँ नहीं है, यहाँ होता है, उसे समझ, मतलब नीचे होता है, यहाँ नहीं होता, नीचे होता है। जिगर मतलब लिवर, लेफ्ट साइड में स्टमक है और राइट साइड में लिवर है। ये मेरा लिवर है और ये मेरा स्टमक है, यहाँ जिगर नहीं है। ऐसा कैसे होगा कि आपका लिवर यहाँ होगा, हार्ट यहाँ होगा, नॉट पॉसिबल। तो लोग डायलॉग बोलते हैं कि मेरे जिगर में बहुत दम है, तो जिगर यहाँ नहीं है सर, जिगर यहाँ है, ठीक है। तो इसमें भी बड़ा कंफ्यूज है लोग।
तो कार्डियोमेगाली क्या, कार्डियो और मेगा मतलब हार्ट का साइज बढ़ जाना। अब सर इसमें भी अंतर हो जाता है, बात समझ लें, पूरी बात समझे, नहीं तो समझे ना क्या। एक हो गया एक्सटर्नल, एक हो गया एक्सटर्नल और एक हो गया आपके पास इंटरनल। तो इंटरनल स्वेलिंग आती है, इंटरनल स्वेलिंग आती है। दिल का साइज बाहर की साइज नहीं बढ़ सकता, अंदर की साइज बढ़ेगा। जैसे एक बीमारी होती है लीवर सिरोसिस, शराब पीने से लीवर सिरोसिस भी होता है, मतलब लीवर खराब हो जाता है। तो लीवर जैसे और भी है, डायबिटिक पेशेंट होता है उसका भी लीवर खराब होता है, किडनी खराब होती है, हार्ट फेलियर होता है, ब्लड पतला हो जाता है, ऑर्गन्स काम नहीं करते, चोट लग के ठीक नहीं होती। ये सब एक ही तरीके की डिजीज हैं। इंटरनल स्वेलिंग आती है, अंदर की तरफ फूलता है। तो कोई चीज़ जब छोटी सी वॉल्यूम में आप भरी जा रहे हैं तो फटेगा ना, वो आउटपुट नहीं दे पाता, फिर एक्सटर्नल पे नहीं होगा तो आउटपुट नहीं आएगा। अब आउटपुट आप जान ही पा रहे हैं क्या होता है। आउटपुट का मतलब क्या है, हार्ट का पंप होना। अच्छा, पंप का मतलब क्या है भाई, दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो बीपी और दूसरा हार्ट बीट, ये दोनों खराब हो गई आपकी। और जिसकी ये खराब हो गई उसके आज नहीं तो 10 से 15 साल के बाद सारी चीज़ें खराब हो जानी। भाई बीपी पूरी की पूरी 10-20 साल से बैलेंस नहीं है तो बॉडी के ऑर्गन को भी तो समझ में आएगा कि मैं 20 साल से पागल हूँ, तब बताएगा, तब लॉन्ग टाइम के, तब आप दवा खाते हैं, फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर तो दवा से ही होगा जो भी होगा, फिर कुछ नहीं, मतलब अल्कोहल छोड़ने से कुछ नहीं होगा, फिर तो भगवान के दर्शन जल्दी होंगे, आप ऐसे समझ लो। कार्डियोमेगाली आगे समझिए, मैं कार्डियोमेगाली समझा दिया, सीनेस और पीनेस, और ये क्या है मेमोरी लॉस, ये तो हम समझा दिया आपको मेमोरी लॉस क्या होता है। सेकंड वन ये है तो विटामिन B2 बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। देखिए B और 2, B2 अल्कोहल नहीं पीने का मतलब, अल्कोहल के साथ साथ आप स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें देखिए, तक इसका टॉपिक कभी और बताएंगे, ठीक है। B2 क्योंकि बहुत वास्ट हो जाएगा सर। B2 का मतलब क्या, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन इसका केमिकल नेम है, केमिकल नेम, केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन, केमिकल नेम है। और इसके थ्रू होने वाली डिजीज कौन कौन सी है, देख लो कौन कौन सी है, सीधे सीधे आपके सामने रखी है, तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक क्या है, रैपिड है ना, रैपिड क्या, रैपिड हार्ट बर्न। यहाँ से मैं एक चीज़ समझाता हूँ, जैसे कुछ ना गाँव के अंदर बड़ी एक कहावत टाइप में प्रचलन है कि मुझे यहाँ जलन हो रही है, सुना होगा आपने, तो मैं इसको समझा देता हूँ, यहाँ से समझ में आ जाएगा। दूसरा स्वेलिंग ऑफ लोअर लेग ना, कुछ लोगों को ना पाँव, ये जो हमारा ये वाला हिस्सा है, ये हमारा शोल्डर, ये हमारा हिप जॉइंट है, तो हिप जॉइंट के नीचे लोगों को स्वेलिंग बहुत आती है। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत जल्दी स्वेलिंग आ जाता है उनको नीचे, ये हो गया, ठीक, ये तो आती है, मैं बता दूँ उसका रीज़न क्या है। दूसरा ब्रीथिंग प्रॉब्लम, भाई जब ये होगा तो कहाँ से आपकी सांस नॉर्मल चलेगी, सांस तो नॉर्मल चलती नहीं फिर आपकी। अच्छा एक होता है कन्फ्यूजन, ऐसा होने से आप कन्फ्यूजन में भी आते हैं, उसमें एक वर्ड और ऐड कर सकते हैं, लेजीनेस। ऐसे में ना व्यक्ति लेजीनेस में भी जाता है, मतलब जो लेजीपन होता है ना वो यहाँ से आता है। विटामिन 2 खाने से लेजीनेस आपका ठीक होगा, डॉक्टर कहेगा, ऐसा नहीं होगा। विटामिन B2 के सोर्स खाएं और फिर विटामिन खाएं, क्योंकि सोर्स से मिलेगी एनर्जी, उस एनर्जी को सही जगह पहुंचाएगा कौन, विटामिन B2 से कुछ नहीं होगा, सोर्स खाना पड़ेगा उसका, नहीं समझ पा रहे हैं, बस ये चीज़ होगा। तो रैपिड हार्ट बर्न समझ लो पहले तो, देखो रैपिड और बर्न, रैपिड हार्ट बर्न, देखो मैं समझाता हूँ, मैं तुम्हारी ना ट्यूब निकाल के बाहर रखता हूँ पहले, जैसे ट्यूब होती है, देखिए ये आपकी एक ट्यूब हो गई और ये आपका स्टमक हो गया, ठीक है, ये आपका स्टमक है, बात समझते रहें। यहाँ पर ना सर एक किस जगह पर, यहाँ पर ना इस तरीके से एक यूं है, एक यूं है और एक यूं है, क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या होता है कि इसके स्टमक के 3 कंडीशन है, 1, 2 और 3, इसके 3 हिस्से हैं। एक को बोलते हैं फंडिक, इसको बोलते हैं फंडिक, इसे बोलते हैं हम क्या, कार्डियक, और इसे हम बोलते हैं पाइलोरिक, ठीक है। अगर मैं इसको सही से बांटूँ तो 4 हिस्से हो जाते हैं इसके, चलिए सही से बांट दूँ और सही बेहतर समझ में आएगा ना। ये हो गया, इसे क्या बोलते हैं, कार्डियक, ये इसे बोलते हैं मेन बॉडी, इसे बोलते हैं मेन और बॉडी। मेन बॉडी मतलब ये लार्जेस्ट पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट हो गया। मैं आपको समझाऊं क्या बोलना चाह रहे हैं हम। फंडिक में ना ऐसे, फंडिक में गैस बनती है, क्या बनती है, गैस, ऊपर का हिस्सा गैस बन रही है, ठीक है। कार्डियक वाला हिस्सा होता है एसिडिकली। अब इन दोनों बातों पर हम लोग बात करेंगे। देखिए आपने कुछ खाया, ये आपकी क्या है, ईसोफेगस है, ईसोफेगस मतलब एक ट्यूब जिसमें हम खाना खाते हैं, ये नहीं वो ट्यूब, ये खाना, ठीक है, ये हमने ट्यूब। आप कुछ खा लें, आपने खाया,
नीचे आ गया, यहाँ बैठ गया ये खाना, यहाँ 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 चारों हिस्से मतलब स्टमक के हैं वो वहाँ बैठा हुआ है, बैठ गया। अब आपने क्या करा, ये जो आपने फूड लिया है, ये फूड मान लीजिए मैंने कहा कि फूड कैसा है, इसमें एसिड है, क्या है, एसिड। आपने क्या करा, इस पर ना वाटर की परसेंटेज घटा के रखी। आप पानी नहीं पिए इसको खाने के बाद, तुरंत पानी। अच्छा, इसका भी बड़ा मिथ है सर कि खाने के तुरंत बाद पानी पीने से दिक्कत होती है, ये सब बकवास चीज़ें, से कुछ नहीं होता। खाना खाते रहें, सिप लेते रहें। थोड़ा खाना खाया 2 मिनट, एक सिप मारिए, फिर थोड़ा खाना खाया फिर सिप मारिए। ज़िंदगी में आपका फैट ही नहीं बढ़ेगा, पॉसिबल ही नहीं है। जो लोग खाना खाते पानी बहुत सारा पी जाते हैं उनका फैट बढ़ता है, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होता प्रॉपर तरीके से। अच्छा, एक बात मिथ हो गई कि अगर डाइजेस्ट नहीं होता तो फिर स्टूल से कैसे बाहर आया, लेटरिन से कैसे बाहर आया, पॉटी से। बात को समझा करो कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं, तो समझ में आ गई ना हमारी बात। तो मैंने क्या बोला कि खाना खाया, अब खाना खाने के बाद खाना कैसा था, एसिडिक खाना था। अब एसिडिक खाने में हमने पानी की परसेंटेज ज़्यादा रखी, तो भाई इसका जो इफेक्ट होगा या इम्पैक्ट होगा वो तो बढ़ेगा ना, वो बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा तो एसिड और गैस दोनों हल्की चीज़ है, एसिड और गैस हल्की होती हैं। तो अगर एसिड और गैस हल्की है तो सर क्या कर लें हम, तो उससे क्या होगा, तो ये ऊपर की तरफ पुश मारेगी, ऊपर की तरफ पुश मारेगी यूँ। तो अब देख खट्टी डकार आता है, खट्टी डकार आता है ना, उसे क्या बोलते हैं, इसका ये जो एसिड है ना ये गले में लगता है, हमारे यहाँ पर लगेगा, उसे बोलते हैं चलेसिया और अचलेसिया। 2 कंडीशन आती है, एक होती है चलेसिया, चलेसिया, और एक होती है अचलेसिया, चलेसिया। और यहाँ पर बड़ा एक बर्न होता है, ये जो लिखा ना कार्डियक, ये कार्डियक इसलिए है, मैं ऐसे बताता हूँ। ये देखिए, ये मेरा स्टमक हो गया, ये मेरा स्टमक है, इस स्टमक के, ये मेरा क्या है, स्टोर्नम, ये मेरी बीच वाली हड्डी है। इस हड्डी के ठीक बीच में मेरा जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड में ज़्यादा यूँ घुमा हुआ है। 70% कहाँ है, लेफ्ट में, 30% राइट में है। तो ये मेरा स्टमक हो गया और ये हार्ट हो गया बीच में। तो जो कार्डियक वाला हिस्सा, ये कार्डियक वाला हिस्सा, इसको कार्डियक इसलिए कहते हैं क्योंकि दिल और इस हिस्से की जो नज़दीकी है बहुत पास में है। मेरी बात समझ आ गया। तो इसीलिए ये हो गया, ऐसा होता नहीं है हार्ट में से, ठीक है। तो इसकी जो बर्निंग है वो फील होती है हमको, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, हार्ट बर्निंग कहते हैं, हार्ट बर्निंग। गाँव में तो इसको बड़े अलग अलग नाम दिए जाते हैं, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। हमारे यूपी में कहते हैं कालजा जल रहा है, कुछ लोग कहते हैं छाती में जलन हो रही है, सबके स्टेट वाइज सबके अलग अलग है, ठीक है। मैं उसे बोलना नहीं चाह रहा था। ये बात समझ में आ गई कि नहीं, तो ये हमारे क्लियर हो गई। हार्ट बर्निंग क्या होता है समझ में आ गया सर। अच्छा, 2 बातें, स्वेलिंग ऑफ लोअर लेग, ये आसान है, इसको समझो, आसान भी है सर, इंपॉर्टेंट बहुत है। देखो, स्वेलिंग ऑफ लोअर लेग समझ रहे हैं ना, नीचे, पाँव के नीचे, घुटने से नीचे की बात की गई है, उसमें स्वेलिंग आ जाएगी। अच्छा, कैसे आ जाएगी इसमें स्वेलिंग, याद रखिए 2 कंडीशन से हमारी बॉडी में तुरंत जो कह सकते हैं कि स्वेलिंग इन्फ्लामेशन कंडीशन होता है। पहला, या तो एम्प्टी स्टमक। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लोग खाली पेट ज़्यादा रहते हैं वो बुढ़ापे के बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं। जो लोग खाली पेट रहते हैं वो बुढ़ापे के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनकी स्किन बर्न हो जाती है, सर पर बाल नहीं बचेगा, आंखें ब्राउन पड़ जाएंगी, स्किन डैमेज हो जाएगी, आंखें अंदर चली जाएंगी, डार्क सर्कल हो जाएगा, टैबलेट काम नहीं करेगी, पानी भी पीते रहेंगे तो ही ठीक होगा, कुछ खाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, एपेटाइट, खाने का पाचन क्षमता बेकार हो जाएगा। तो ये हमको लगता है कि हम खाली पेट रहें। मैं भी अपने टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ाने के चक्कर में खाली पेट रहा हूँ, और ज़्यादातर टीचर्स लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, टीचर्स लोगों को होता है ये प्रॉब्लम, क्योंकि पढ़ाते 4-5-6 घंटे पता नहीं चलता कब कुछ खाया कि नहीं खाया, पानी पर जिंदा, कॉफ़ी पे जिंदा, टी पे जिंदा या जूस पे जिंदा, इस पर जिंदा होते हैं। तो इसलिए स्टमक एब्डोमिनल हिस्से में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है टीचर्स लोगों को। एम्प्टी स्टमक, खाली पेट होगा तो ऐसी कंडीशन में एसिड बढ़ेगा, ठीक है। एसिड बढ़ेगा तो एसिड भरने से एक कंडीशन है, एसिड बढ़ेगा तो ये स्वेलिंग आ जाएगी, पाँव के नीचे स्वेलिंग आएगा। एक बात तो ये हो गया। दूसरा, अगर यूरिक एसिड बढ़ जाए बॉडी में, ये खतरनाक चीज़ है, यूरिक एसिड बढ़ जाए बॉडी में तो भी स्वेलिंग आती है। यूरिक एसिड किससे बढ़ेगा, नमक ज़्यादा खाते हो तो बढ़ जाएगा, बीपी बेकार हो जाएगा उससे, समझ पा रहे हैं। एक बात हो गया। खाली पेट अगर मैं मौसमी का जूस पिला दूं आपको सुबह दोपहर शाम, तो अगली सुबह आपको जो वोमिटिंग आएगी 100% आएगी। वो वोमिटिंग जो आपको आएगी, वोमिटिंग इतना ज़्यादा सिट्रिक टेस्ट उसका इतना खट्टा होगा, गले से लगेगा कि आपके दांत खट्टे हो जाएंगे। ये कंडीशन होता है, ठीक। ब्रीथिंग प्रॉब्लम, इतना होने के बाद सांस तो आपकी प्रॉब्लम में आनी है। कंफ्यूजन, जब व्यक्ति की बॉडी में एसिड बढ़ता है ना तो उस समय सोडियम आयंस में बैलेंसिंग हो जाती है। मैं आपको बताऊं, देखिए मेरी बात समझो, मैंने कहा कि कंफ्यूजन
कन्फ्यूज़न, ये कन्फ्यूज़न कैसे आ गया? कन्फ्यूज़न इसलिए आ गया क्योंकि जिसकी बॉडी में एसिड बढ़ गया उसके ब्रेन, उसका जो ब्रेन है उसकी वर्क एफिशिएंसी क्या होता है? एट अ टाइम तो बढ़ ही रहेगी, एट अ टाइम क्या रहेगी? बहुत तेज दिमाग चलेगा, लेकिन लॉन्ग पीरियड के लिए उसका दिमाग नहीं काम कर सकता। ये लॉन्ग पीरियड के लिए उसका ब्रेन काम नहीं करेगा। अभी कुछ पूछो ऑन द स्पॉट तो आंसर नहीं दे पाएगा सामने वाला व्यक्ति, लेकिन जिंदा रहेगा उस समय दिमाग बहुत तेज काम करता रहेगा। मेरी बात दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। वर्क एफिशिएंसी खराब हो जाएगी, ब्रेन ये काम करना प्रॉपर तरीके से दिक्कत खाता है। उसका मेन रीजन क्या है? हमारी जो नर्व है, ये हमारी नर्व हो गई, ये हमारी नर्व है, इसके अंदर ना एक आयन होता है, उसे बोलते हैं सोडियम आयन। ये ऊपर से नीचे की तरफ में मैसेज ले जाता है। क्या ले जाता है? मैसेज। जैसे ही आपकी बॉडी में एसिड बढ़ेगा तो ये दिक्कत खा जाएगा, तो मैसेज के साथ दिक्कत आ जाएगी। दो हिस्से खराब आपके, कौन सा अभी पढ़ाया था CNS और दूसरा कौन सा PNS। यादाश्त गई, यादाश्त जाना अलग है। मतलब डिमेंटिस और एमनेसिया, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी अच्छी बात बताऊँगा। एक होता है एमनेसिया, इसकी अलग से भी वीडियो बना दूंगा मैं। एमनेसिया बुढ़ापे में भूलने की बीमारी को कहते हैं। अब ये भी कोई बीमारी है क्या? ना, ये तो सिम्टम हो गया। ऐसे तो हम अपने एज में, अभी तो हमारा एज कुछ नहीं है, 25, तो 25 साल की उम्र में अगर मैं भूल जाऊं तो मेरे को एमनेसिया है क्या? ना, ऐसा नहीं है। आप पिछले दिन क्या खाए हैं और पिछले 1.5 साल, 2 साल, 3 साल आपका रूटीन क्या रहा है, तो उससे ब्रेन इंपैक्ट में आता है, उसे एमनेसिया कहते हैं। तो भूलने की आदत हो जाती है। दरअसल हमारा दिमाग जब एक जगह बहुत ज़्यादा काम करता है तो दूसरी चीज़ों में काम कम करता है, उसे भूलना कहते हैं। अगर भूलना होता तो बहुत सारी चीज़, आप कपड़ा पहनना तो नहीं भूलते हैं, भूल जाओ तो अलग बात है। तो जो अलग अलग चीज़ें होती हैं, हमारी कंडीशन अलग है। एमनेसिया ओल्ड एज में भूलने की बीमारी कहते हैं। ओल्ड एज में जो फॉरगेटिंग कंडीशन है, फॉरगेटिंग, ठीक है, फॉरगेटिंग कंडीशन जो होती है उसे बोलते हैं। एक बात तो क्लियर हो गया, ठीक है। एक हो गया कंफ्यूजन, लेजीनेस, इससे लेजीनेस भी आएगा। और क्या है? हाइपरमिया। हाइपरमिया क्या मतलब? ब्लड एक्सेस हो जाना। इसमें मतलब क्या होगा? ब्लड की परसेंटेज या कह दूं अमाउंट ये बढ़ जाता है। ऐसे में ना ब्लड बढ़ना शुरू हो जाता है। किसका मतलब क्या है? हाइपरमिया का। तो हाइपरमिया में जब ब्लड बढ़ेगा परसेंटेज वाइज या अमाउंट वाइज दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे लोग ब्लड कैंसर भी कह देते हैं। ब्लड कैंसर जो है RBC के बढ़ने से नहीं होता, WBC के बढ़ने से होता है, याद रखिएगा। एडिमा ऑफ माउथ, एडिमा ऑफ माउथ मतलब माउथ के अंदर ना स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, माउथ के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन। अच्छा, इन्फ्लामेशन ऑफ माउथ क्यों होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ माउथ इसलिए होता है कि एक फ्लूइड बनता है, फ्लूइड ऑफ रैप्चर्ड टिश्यू। हमारे मुंह के अंदर जो टिश्यू का एक कलेक्शन है वो खराब हो जाता है, एक फ्लूइड होता है, वो इकट्ठा हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, पेन होता है उसमें, ठीक है। स्टोमेटाइटिस नॉर्मल है, अल्सर होता है एक तरीके से। क्या है? अल्सर। पेट में एसिड बढ़ने की वजह से जो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं उसे स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। किलोसिस और ग्लोसाइटिस। किलोसिस मतलब लिप्स की क्रैक पड़ना, लिप्स का क्रैक पड़ना और उसी में ब्लीडिंग हो जाना। ग्लोसाइटिस जो हमारी टंग है, हमारी टंग पर क्या होगा? हमारी टंग में क्रैक आने शुरू हो जाएंगे, हमारी टंग में क्रैक होगा, है ना, और टंग में जो है एब्सेस आ जाएंगे। एब्सेस समझते हैं, मतलब दाने फोड़े, फुंसी इसको बोलते हैं, ठीक। जॉइंट फोल्डिंग प्रॉब्लम। अच्छा, कुछ लोगों को दिक्कत आती है विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से, कि जी मान लीजिए मेरा जॉइंट है, इसे मैं नी जॉइंट, घुटने का जॉइंट कह देता हूँ, सीधा किया और ऐसे किया तो प्रॉब्लम होती है बहुत, उसे विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से होता है। याद रखिएगा, ठीक है, आपको काम आएगी बात, ठीक सर। चलो, तो आज का टॉपिक हम जो है विटामिन B1 और B2 के साथ में रखेंगे। इसके बाद विटामिन B3 मैं ऐसे पढ़ा देता हूँ, ठीक है। मैं लिखा था लेकिन कोई बात नहीं, हम ऐसे बता देंगे। विटामिन B3 का अपना खुद का केमिकल नेम है। क्या है? केमिकल और नेम। विटामिन B3 का अपना खुद का केमिकल नेम होता है। क्या बोलते हैं इसे? हम इसे बोलते हैं नियासिन। क्या बोलते हैं? नियासिन। अब इसको निकोटिनिक भी कहते हैं, निकोटिनिक एसिड। इसे हम निकोटिनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है।